जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध हैं उन प्रशासनिक संबंधों को डिस्कस करेंगे साथियों। लास्ट वीडियो में हमने केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध थे उनको पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, कार्यकारी संबंध कैसे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है इनका जिक्र भाग 11 में है और ये आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक इनका उल्लेख है साथियों। और कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूं कि जो हमारे विधायी संबंध हैं जिनको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इन विधायी संबंधों का ही अनुसरण हमारे प्रशासनिक संबंध करते हैं। प्रशासनिक संबंध इन विधायी संबंधों का ही अनुसरण करते हैं क्योंकि कानून बनाना पहला स्टेप है, कानून को लागू करना उसका अगला स्टेप है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का प्रयोग करेगा, यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि वो केंद्र के नियंत्रण में रहकर करेगा या केंद्र के दिशा निर्देशों के अंतर्गत करेगा। ठीक है, केंद्र के नियंत्रण में रहकर करेगा या केंद्र समय समय पर राज्यों को दिशा निर्देश देगा कि आप अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से करिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहां पर विजिबल होगा आपको कि जो प्रशासनिक संबंधों में भी केंद्र राज्य की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। केंद्र के पास प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक शक्तियां राज्य की तुलना में ज्यादा है। हमारी संघीय प्रणाली जो केंद्र की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, वो प्रशासनिक शक्तियों में आपको ज्यादा क्लियरली विजुलाइज होगा, ज्यादा आसानी से आपको दिखेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। विधायी संबंधों में भी केंद्र को ज्यादा ताकत मिली हुई है और कार्यकारी संबंधों में भी अंतिम ताकत या ज्यादा सुप्रीमेसी केंद्र के पास है। तो शुरुआत करते हैं साथियों, कुछ बेसिक्स हम यहां पे देखते हैं। जैसे जो संघ सूची है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का था और उस कानून को जो लागू करने का अधिकार है ना, वो केंद्र की प्रशासनिक मशीनरी को है या आप कह सकते हैं केंद्र की कार्यपालिका को है। ठीक, ये चीजें बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, केंद्र की अपनी एक कार्यपालिका होती है, संघ सूची के विषयों पर वो कानून बनाएगी और उसको लेकर उस कानून को लागू करने के लिए केंद्र के पास एक अपनी मशीनरी होती है। ठीक है, उसको लागू करती है। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका के नियंत्रण में। ठीक इसी तरीके से ये जो राज्य सूची के विषय है साथियों, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। और इनको लागू कौन करता है? इनको लागू करेगी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी। ठीक है, कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो प्रशासनिक कार्यपालिका कानूनों को लागू करने से संबंधित होती है। राजनीतिक कार्यपालिका मुख्य तौर पर उनका नियंत्रण करती है या उनके पर्यवेक्षण में, राजनीतिक कार्यपालिका के पर्यवेक्षण में ही प्रशासनिक कार्यपालिका अपने कार्यों का निर्वहन करती है। ठीक है, ये संघ सूची से संबंधित हो गया, ये राज्य सूची से संबंधित हो गया। अब एक सूची और रह गई, समवर्ती सूची। इसमें हम एक केस देखेंगे कि अगर कोई कानून है, केंद्र सरकार ने किसी विषय पर समवर्ती सूची के पे कानून बनाया है, तो उसको लागू
राज्य की कार्यपालिका करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर राज्य ही कानून बनाएगा तो उसको तो लागू करेगी ही करेगी राज्य की कार्यपालिका। लेकिन समवर्ती सूची की एक खासियत ये होती है कि उसके विषय पर अगर कानून संसद ने बनाया है तो उस पर कार्यकारी शक्तियां राज्य की प्रशासनिक मशीनरी या राज्य की कार्यपालिका को मिली हुई हैं। ये एक अलग पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, यहां से दो चीजें हमें समझ में आई कि जो संघ सूची पर कार्यकारी शक्ति किसको प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है संघ सूची पर। ठीक है, या जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है उन कानूनों को लागू करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक इसी तरीके से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, लेकिन उन कानूनों को लागू करने का अधिकार किसके पास है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय में मैंने आपको ये चीज बता दी है। ये नियम है, कुछ बेसिक्स हैं, इस आधार पर जो प्रशासनिक संबंध तय हुए हैं। ठीक है, अब हम एक एक उसके आधार पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 256 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कहता है राज्य का दायित्व, या ये हमें ये बताएगा ये आर्टिकल कि ये जो स्टेट हैं, केंद्र के अलावा हमारे देश में जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, इनकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, कि इनके क्या दायित्व हैं, इन स्टेट के, इन राज्यों के क्या दायित्व हैं। यह आर्टिकल 256 कहता है कि जो राज्य है ये सुनिश्चित करेगा हर राज्य को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके प्रशासनिक कार्य केंद्र के कानूनों का पालन करें। ठीक है, और इसके लिए ये सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी राज्य के विवेक पर निर्भर छोड़ दिया है हमने, नहीं। अगर केंद्र को ऐसा लगेगा कि राज्य की जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो कुछ नियम और कानूनों का या केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का वायलेशन कर रही है, तो केंद्र राज्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकती है। ठीक है, आवश्यक निर्देश दे सकता है। दोनों बातों को आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, 256 राज्य का ये दायित्व है कि अपनी कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यों को करने के क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा राज्य को कि वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। ठीक है, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस प्रोविजन को लेकर ही केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा होती है। ठीक है, इसी में एक बिंदु और ये देखिएगा, ये तो कानून की बात हो गई। एक ये कानून की बात हो गई, एक और प्रोविजन है इसमें साथियों
कि राज्य में केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति को बाधित नहीं करेगा। मतलब राज्य अपनी अपनी प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन ऐसे करेगा, या नेक्स्ट आगे लिखता हूं, जिससे जो केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति है बाधित न हो। दोनों प्रोविजंस को आप याद रखिएगा। आप स्टेट अपने प्रशासनिक कार्यों को करे, उसमें बस दो बातें सुनिश्चित कर दे। पहले ये सुनिश्चित कर दे कि संसद के किसी कानून का वो वायलेशन नहीं करेगा, संसद ने जो कानून बनाए हैं उनका पालन करेगा, और जो केंद्र की कार्यपालिकी शक्तियां हैं, ठीक है, उनको बाधित नहीं करेगा। बस ये दो बात सुनिश्चित कर दे। और अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाता है, ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो केंद्र के पास अधिकार है आर्टिकल 365 के तहत, ठीक है, वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, इस आधार पर कि राज्य अपनी प्रशासनिक गतिविधियां इस तरीके से संचालित कर रहा है कि उससे संसद के कानून का पालन नहीं हो रहा है, केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कुल मिलाकर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसी शक्ति के तहत आर्टिकल 257 है, ये इसी से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। केंद्र के निर्देश, इन मामलों में तो केंद्र निर्देश देगा, आवश्यक निर्देश देगा, लेकिन आर्टिकल 257 में कुछ और मुद्दे हैं, कुछ और विषय हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि इन पर तो केंद्र राज्य को निर्देश देगा और उनका पालन करना बाध्यकारी है। ठीक है, राज्य के लिए लिखिए, केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय या रणनीतिक महत्व के मामलों में निर्देश दे सकता है। ठीक है साथियों, उन निर्देशों के अलग ये निर्देश इसलिए थे 256 में, ठीक है, राज्यों का ये दायित्व है कि वो केंद्र के कानून को सुनिश्चित करेंगे, ऐसे अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यहाँ 257 में ये है, कुछ विशेष राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय महत्व के मामले में निर्देश देगा। ये हैं, ये विषय में कुछ स्पेसिफिक हैं, बता दे रहा हूं। संचार के साधनों को बनाए रखना, बनाए व उनका रखरखाव करें। आप जानते हैं साथियों, ये जो कम्युनिकेशन है ये संघ सूची का विषय है, और इस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हमारी जो एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित होती है काफ़ी हद तक। ठीक है, इसीलिए इसमें ये प्रोविज़न है कि संचार के साधनों के रखरखाव और उन्हें सुरक्षित बनाए रखने के लिए
केंद्र राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट लिखिएगा आप, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, जो आपके रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए निर्देश दे सकता है, कह सकता है कि भाई रेलवे को सुरक्षित करें। ये भी, रेलवे भी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। संचार साधनों में नेशनल हाईवेज, रक्षा व संचार आ गया। और जो राज्य में जो एसटीज के लिए, जो अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण के लिए, एसटी के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें, ये निर्देश भी केंद्र राज्यों को दे सकता है कि राज्य में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको वेलफेयर के लिए, चूंकि वेलफेयर का जो आइडिया है डीपीएसपी में है, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकारों का नैतिक और संवैधानिक, कि उनको मुख्य धारा से जोड़े। और इसीलिए ये निर्देश है कि राज्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं और उनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। और चौथा इसमें है साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य करे। इसके लिए निर्देश कौन देगा राज्य सरकारों को? केंद्र सरकार देगी। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक, ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में दो तरीके के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक है और भाषाई अल्पसंख्यक है। कमेंट करके बताइएगा कि धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में कितने हैं। ठीक है, कौन कौन जो धर्म है वो माइनॉरिटी हैं इंडिया में। ठीक है, ये आप, उम्मीद करता हूँ ये 257 आप समझे होंगे कि केंद्र निर्देश देगा किस डायरेक्शन में। चार मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, रेलवे को बचाए रखने के लिए, जो वनरेबल सेक्शन एसटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं भाषा के आधार पर, उनको प्राइमरी एजुकेशन उनकी भाषा में दी जाए। इसके लिए केंद्र निर्देशित कर सकता है राज्यों को। आगे बढ़ते हैं साथियों। टू 258 देखते हैं आर्टिकल। ये इसी तरीके से, ये इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से एक तरीके से रिलेशन हम डिफाइन कर पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि संबंध किस तरीके से हैं। ठीक है, एक तो पहला अगर विशेषता आप देखेंगे प्रशासनिक संबंधों की भी, आप क्लियरली कह देंगे कि प्रशासनिक संबंधों में भी केंद्र का प्रभावी नियंत्रण राज्यों पर रहता है। ये तो एक विशेषता होगी। अब वो प्रभावी नियंत्रण कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे निर्देश दे रहा है केंद्र राज्यों को, किन किन विषयों पर निर्देश दे रहा है, उसको हम इसमें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। 258 केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। ठीक है, ये 250 है, इसको समझते हैं। केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। केंद्र अपने कुछ प्रशासनिक कार्य, केंद्र कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यों को सौंप सकता है।
ठीक है, पहला बिंदु ये है। दूसरा, इसी में आप एग्जाम्पल देखिए एक, मतलब जो केंद्रीय कानून है का क्रियान्वयन राज्य प्रशासन द्वारा करवा सकता है। इसको समझिए। 258 ये कह रहा है कि केंद्र अगर चाहे तो केंद्र के पास ये अधिकार है कि अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है। हमने शुरुआत में ये डिस्कस किया था कि संघ सूची के जो विषय हैं, ठीक है, उन पर प्रशासनिक या कार्यपालिकीय अधिकार किसके पास हैं? वो केंद्र सरकार के पास हैं। ठीक है, यहाँ हम ये कह रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि केंद्र अपने कुछ कानूनों को, ठीक है, राज्य प्रशासन के माध्यम से लागू करवा सकता है। अल्टीमेटली कानून लागू तो राज्य में ही होने होते हैं। ठीक है, एक केंद्र के बाद जो हमारे पास एक प्रशासनिक ढांचा है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य, और फिर राज्य का फर्दर डिवीजन हुआ है, तो अल्टीमेटली केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो राज्य प्रशासन से कह सकता है कि भाई हमारे इस कानून को आप लागू करिए। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये दोनों विषयों में है। संघ सूची के विषयों पर भी केंद्र अगर चाहे तो उसे राज्य से लागू करवा सकता है, और समवर्ती सूची पर तो ये है ही कि उनको बनाएगा केंद्र। कुछ विषय, मतलब समवर्ती सूची का कोई कानून केंद्र ने बना दिया तो ये अधिकार है केंद्र का, वो राज्य से कह सकता है कि आप इसको अपने यहाँ लागू करवाइए। और ये संघ सूची के विषयों पर ही है, ये उसी के विषय में आपको जानकारी दे रहा है कि केंद्र के पास ये अधिकार है कि कुछ अपने कानूनों को वो राज्य के माध्यम से लागू करवा सकता है। ठीक है, इसी में हम अगला देखते हैं, आर्टिकल 258A है, राज्य के कार्य केंद्र को सौंपना। अब यहां उल्टी चीज हो रही है। यहां आप राज्य अपने कुछ प्रशासनिक गतिविधियों या कार्यपालिकीय जो कार्य हैं उनको केंद्र को सौंपेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों आर्टिकल्स को एक साथ अगर हम देखें, इन दोनों आर्टिकल्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। केंद्र कुछ कार्यों को राज्य को सौंप सकता है, राज्य कुछ कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है, और राज्य की स्थिति में ये आपसी सहमति जरूरी है। ठीक है, अगर राज्य सहमत हैं, दोनों मामलों में सहमति जरूरी है, कार्यकारी विषयों को लेकर सहमति जरूरी है। अगर राज्य सहमत है, राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र के किसी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। ठीक है, और इसी तरह राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में करवाता है। ठीक है, और उल्टा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। लिखिए इसे, एक राज्य के
न्यायिक निर्णय और दस्तावेज पूरे भारत में मान्य होते हैं। ठीक है साथियों, एक राज्य के जो न्यायिक निर्णय है, मतलब अगर कोई राज्य की, स्टेट की हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, उससे संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी राज्य तक सीमित है, वो पूरे भारत में मान्य होंगे। एक तरीके से वो एक आधार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अन्य राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं या उनसे निचली जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 362 साथियों देखते हैं हम, 261 के बाद 262 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय जल विवाद, और इसको नोट डाउन करिए तेजी से, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा संसद द्वारा बनाए कानून के अनुसार होता है। थोड़ा सा इसको समझिए कि कई ऐसी नदियां हैं जो एक राज्य, दो राज्य और ज़्यादा राज्यों में फ्लो करती हैं। जैसे गंगा को ही आप देख ली, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल जाती है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि इस नदी के जो जल को लेकर या नदी घाटी को लेकर अक्सर राज्यों के बीच कन्फ्लिक्ट या तनाव की स्थिति पैदा रहती है या तनाव पैदा हो जाता है। गोदावरी नदी को लेकर विवाद था, महानदी को लेकर विवाद था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस विवाद को निपटाने के लिए जो कानून बनाएगी, उसके लिए अंतिम शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, चूंकि ये दो या दो से अधिक राज्यों का मामला है। ठीक है, और ऐसे में चूंकि हमारी संघीय प्रणाली में संसद या केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, और ऐसे विषय जहां पर दो या दो से अधिक राज्य सम्मिलित होंगे किसी विवाद में, तो वहां पर कानून या फैसला कौन करेगी? संसद करेगी। 100% मामले में आप हमारे संविधान में ऐसा देख सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर पैदा हो रही है, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी है और नदी घाटी के पानी, उसका प्रयोग और वितरण और उसके कंट्रोल को लेकर अगर कोई विवाद राज्यों में हो रहा है, तो इस पर फैसला भी संसद देगी, और संसद चाहे तो इसके लिए एक कानून बना सकती है। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान रखिए। और ये जो आर्टिकल है, ये केंद्र राज्य संबंधों के तहत भी हमें पढ़ाया जाता है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 263, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये 260 कह रहा है, अंतर राज्य परिषद। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच कोई सामूहिक महत्व का विषय है, कोई सामूहिक महत्व का अगर विषय है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय
परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, कोई विवाद है, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच मामला है और उसमें केंद्र भी अगर शामिल हो रहा है तो एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाएगी ताकि उस मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए, राज्यों का पक्ष भी सुना जाए, केंद्र का पक्ष भी सुना जाए। ठीक है, और इस अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अक्सर प्राइम मिनिस्टर पर कार्यभार की अधिकता होती है तो होम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1990 में ऐसी एक परिषद बनाई गई थी। ठीक है साथियों, ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं 262 केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग, ठीक है, ये जो आर्टिकल दोनों हैं 262 और 263 ये इसी के तहत पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद बेसिकली इसीलिए बनाई जाती हैं कि केंद्र और राज्य हो गए या राज्य अलग अलग राज्यों के बीच कोई अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो वो विवाद उत्पन्न ना हो। हमारी संघीय प्रणाली ऐसी है कि सभी राज्य सामूहिक केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया बढ़ाएं और सामूहिक रूप से विकास करें। ठीक है, टीम इंडिया की जो फीलिंग है, टीम इंडिया की जो भावना है, वैसी संघीय प्रणाली हमने की कल्पना की है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि कैप्टन केंद्र होगा और सारे के सारे जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं या और जो भारत के क्षेत्र हैं वो सब प्लेयर्स के तौर पर कार्य करेंगे और कुल मिलाकर इन सब का लक्ष्य है भारत को जीत दिलवाना। ठीक है साथियों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।